डिस्कस किया था प्रोनाउन। प्रोनाउन का पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन। आज हम डिस्कस करेंगे उसका सेकंड पार्ट। आइए देखते हैं कैसे ये काम करता है, कैसे इसका यूज होता है, कैसे इसकी एरर पकड़ी जाती है। प्रोनाउन दो होते हैं। क्या होते हैं? ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर। इसको जानने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एग्जामिनर सेंटेंस में गलती किस तरह से देता है। बिल्कुल नॉर्मल से मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने। राम एंड श्याम हेल्प। मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में ऑलरेडी मैं लिख के चल रहा हूं। मान लीजिए कि ये सेंटेंस आपके सामने आया हुआ है। अब आपको इसमें गलती ढूंढनी है। आपको ये देखना है कि इसमें क्या गलती है। अगर मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो आपको कौन से पार्ट में गलती निकल के आ रही है। दूसरा सेंटेंस देखा, ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर लिख दिया। अगर अब इन दोनों में गलती निकालने चलूं तो बच्चों यहां पर ये वन अनदर नहीं आएगा और इस जगह पर ईच अदर नहीं आएगा। तो आएगा क्या? आएगा तो इन दोनों में से, लेकिन इस सेंटेंस में वन अनदर की जगह आएगा ईच अदर। क्या आएगा? ईच अदर। और अगर इसको सही करने चलूं तो यहां पर आएगा वन अनदर। क्या आएगा? वन अनदर। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? अब समझते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर हम ईच अदर की बात करें तो ये दो के लिए प्रयोग होता है। कितनों के लिए होता है? दो जनों के लिए। दो की बात करने के लिए क्या होगा? ईच अदर। दो की बात करने के लिए ईच अदर। वन अनदर की बात करें तो दो से ज्यादा। टू प्लस का मतलब दो से ज्यादा। जब भी हम दो से ज्यादा लोगों की बात करेंगे तो किसका प्रयोग होगा? वन अनदर। अब सर दो का कैसे पता लगाए? देखो, दो जनों की बात करने के लिए इस वर्ल्ड में तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। पहला, या तो वाक्य में क्या लिखा आएगा? बोथ। बोथ का मतलब कितना हो गया? दो हो गया। या वाक्य के अंदर लिख के देगा टू। टू का मतलब भी क्या हो गया? दो हो गया। या तीसरा और अंतिम तरीका, वो क्या लिख के देगा? कोई भी दो नाम, और उसको किससे जोड़ देगा? एंड से। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब है एंड से पहले वाला पार्ट अलग हो गया और एंड के बाद वाला पार्ट अलग हो गया। क्योंकि एंड किसका काम करता है? कंजक्शन का। ये साइन है एंड का, प्रॉपर लिखा हुआ आएगा ए एन डी एंड। तो तीन की बात करने, ये सारे जो बात है दो की बात करने के तरीके हैं। कितनों की बात करने के हैं? दो की बात करने के। इन तीनों में से बात करें तो या तो सेंटेंस में पहचान के लिए क्या आएगा? बोथ। क्या इस सेंटेंस के अंदर आया? नहीं, इसको छोड़ देते। या फिर क्या लिखा आएगा? टू। टू का मतलब भी क्या हो गया? दो की बात करने के तरीके। क्या इन दोनों में से किसी सेंटेंस में टू लिखा आया? बिल्कुल नहीं आया, इसको भी हमने छोड़ दिया। तीसरे में बात करें, क्या लिखे हुए हैं? दो नाम। क्या हमें इन सेंटेंस में किसी में दो नाम मिले क्या? बिल्कुल मिले। पहले वाले सेंटेंस में एक नाम क्या मिला? राम। और दूसरा नाम क्या मिला? श्याम। यानी यहां पर दो नाम आ रहे हैं। हमारी कंडीशन कंप्लीट हो रही है दो की बात करने की। तीसरी कंडीशन है दो की बात करने के दो नाम किससे जुड़े हुए होंगे? एंड से। यहां भी दो नाम किससे जुड़ रहे हैं? एंड से। यानी कि इस सेंटेंस में तो कितनों की बात हो रही है? दो की बात हो रही है। और दो के लिए तो बच्चों क्या आएगा भाई? ईच अदर आएगा। इसलिए हमने यहां पर वन अनदर को गलत करके यहां पर क्या किया? ईच अदर। इस सेंटेंस में बढ़ते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स। अब यार हमें कहीं पर यहां बोथ लिखा मिला क्या? नहीं मिला। क्या टू मिला? नहीं मिला। क्या कोई दो नाम मिले? नहीं मिले। सर ऑल द स्टूडेंट्स से कैसे पता लगाएं? यार ऑल द स्टूडेंट्स या तो क्लास के होंगे, या किसी कॉलेज के होंगे, या स्टेट के होंगे, या सिटी के होंगे। यानी अगर दो की बात करता तो वो क्या लिख के देता? बोथ, टू या दो नाम। और नहीं लिखे हुए ऑल द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, यानी दो की बात नहीं हो रही है। कितनों की हो रही है? दो से ज्यादा। दो से ज्यादा। और दो से ज्यादा के लिए तो क्या आएगा सर? वन अनदर। आई बात समझ में? अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। तो थर्ड आया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ये समझते हैं। जो रिफ्लेक्स करते हैं, जो क्या करते हैं? रिफ्लेक्स करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बताने के लिए उसने दो वर्ड दिए। अब दो भी नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि उसने एक वर्ड दिया। क्या दिया? सेल्फ दिया। उसने कहा सिंगुलर के साथ तो आप क्या जोड़ो? सेल्फ जोड़ो। यानी सिंगुलर के साथ तो क्या जोड़ना है आपको? सेल्फ जोड़ना है। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि साहब प्लूरल के लिए वर्ड बताओ। प्लूरल के लिए अपने पास वर्ड नहीं है, इसी से हमें वर्ड बनाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, जिन भी शब्द के अंत में एफ, एफ ई
या ef आता है। क्या आता है? एफ, एफ ई या ef आता है। उनका प्लूरल बनाने के लिए इन्हें यहां से हटाकर क्या जोड़ दिया जाता है? ves। क्या जोड़ देते हैं? ves जोड़ के उसका प्लूरल बनाया जाता है। अब हमें यहां पर अगर प्लूरल बनाना है तो हम इसको क्या कर देंगे? सेल्फ, यानी सिंगुलर के लिए तो हमारे पास में क्या वर्ड दे दिया उसने? सेल्फ। और प्लूरल बनाने के लिए उसने हमें क्या वर्ड निकाल के दे दिया? सेल्फ। तो ग्रामर ने ये कहा कि सिंगुलर के साथ सेल्फ जोड़ने पर और प्लूरल के साथ सेल्फ जोड़ने पर जो शब्द निकल के आएंगे, जो शब्द हम बनाएंगे, जो शब्द बनेंगे, उन्हें ही क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए तो हम इनको जोड़ते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अभी हमने जो सेल्फ और सेल्स के वर्ड पढ़े उनको जोड़ना सीख लेते हैं। माई सिंगुलर है इसलिए हमने क्या जोड़ दिया? सेल्फ। क्या बन गया? माई सेल्फ। अवर प्लूरल के लिए काम में आता है, क्या जुड़ गया? सेल्फ जुड़ गया। क्या बन गया? अवर सेल्फ। योवर देखिए दो बार लिखा है मैंने, एक बार योवर के साथ में सेल्फ जोड़ा है, दूसरी बार योवर के साथ में सेल्फ जोड़ा है। योवर जब सिंगुलर बनेगा तो क्या जुड़ेगा? सेल्फ। क्या बन जाएगा? योवर सेल्फ। जब योवर को प्लूरल के रूप में काम में लेंगे तो क्या जुड़ेगा? सेल्फ। क्या बन जाएगा? योवर सेल्फ। हिम एक के लिए आता है, सेल्फ जोड़ दिया, क्या बन गया? हिम सेल्फ। हर एक के लिए आता है, सेल्फ जोड़ दिया, क्या बन गया? हर सेल्फ। देम एक से ज्यादा के लिए आता है यानी प्लूरल के लिए आता है, सेल्फ जोड़ दिया, क्या बन गया? देम सेल्फ। इट एक के लिए आता है, सेल्फ जोड़ दिया, क्या बन गया? इट सेल्फ। इस तरीके से सिंगुलर के साथ में क्या जोड़ा जाएगा? सेल्फ जोड़ा जाएगा और प्लूरल प्रोनाउन के साथ में क्या जोड़ा जाएगा? सेल्फ जोड़ा जाएगा। अब ये जो वर्ड निकल के आए जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे क्या कहलाए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जैसे ही हमने इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा तुरंत हमें किसी ने रोका, अरे भैया रुको, मैं भी यही हूं। उसने क्या बोला? एम्फेटिक प्रोनाउन। तुरंत आया मैदान में, उसने बोला अरे खाली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही नहीं, ये वर्ड मैं भी हूं। क्या मतलब? अगर किसी ने लिखा कि भैया माई सेल्फ आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है और ये बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो मैं तो क्या भगवान के घर से भी कोई आ जाए तो भी नहीं बता पाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव है खाली या एम्फेटिक है। हाँ, अगर मुझसे ये पूछा जाएगा तो मैं इतना कह सकता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये एम्फेटिक भी है। इसीलिए तो बीच में आया ये 4th नंबर वाला एम्फेटिक प्रोनाउन। क्यों आया? क्योंकि इसने कहा जितने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं उतने ही एम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी कि सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। डिफरेंस कैसे करें? सिर्फ और सिर्फ जब हम इनका सेंटेंस में यूज करेंगे तभी हम इनके बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि वेदर इट इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो आइए एरर को डिस्कस करते हैं, सेंटेंस के थ्रू चलते हैं, तब हम ये फर्क कर पाएंगे कि ये वाला सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है, ये वाला सेंटेंस एम्फेटिक प्रोनाउन का है तो कैसे है, किस कारण से है। उसके बाद में अंत में हम एक एग्जाम की आई हुई एरर को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं। ये 5 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे, एक बार गलती पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्या पहले सेंटेंस में किसी को पता लगा? क्या दूसरे सेंटेंस में किसी को पता लगा? तीसरे में, 4th में, 5th में क्या कोई गलती मिली? कोई गलती है ही नहीं। इन सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। ये सेंटेंस सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम के अंदर कई बार क्या होता है, एग्जामिनर सेंटेंस सही कर देता है, नो एरर का क्वेश्चन होता है वो, और हम अटक जाते हैं उसमें, गलती ढूंढते चलते हैं क्योंकि हमें उसका नियम, हमें उसका रूल क्लियर नहीं होता है। रूल क्लियर नहीं हो पाता है हमें, और रूल जब तक क्लियर नहीं होगा कोई भी चीज आपको रूट से पकड़ में नहीं आएगी, उसके बेस से पकड़ में नहीं आएगी, तब तक आप उसमें एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। अब ये मैंने 5 सेंटेंस जो लिखे, इनमें सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है, कौन सा सेंटेंस एम्फेटिक प्रोनाउन का है। और एम्फेटिक प्रोनाउन का है तो क्यों है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है तो क्यों है। जब तक हमें ये चीज नहीं पकड़ में आएगी, एरर निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखिए पहले सेंटेंस को अगर मैं बताऊं तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
क्यों? क्वेश्चन आगे बताएंगे। सेकंड को अगर निकालने चले तो ये हमें मिला एम्फेटिक प्रोनाउन, वही वापस है सर ऐसा क्यों हुआ। थर्ड को निकालने चले तो ये हमें मिला वापस से एम्फेटिक प्रोनाउन, वही क्वेश्चन सर इसमें ऐसा क्यों हुआ। फोर्थ को निकालने चले तो ये हमें मिला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वही चीज क्यों, हर चीज के पीछे रीजन है क्यों। फिफ्थ में हमने देखा ये हमें मिला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कौन सा मिला, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इस क्वेश्चन मार्क का जब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा तब तक ना रिफ्लेक्सिव समझ में आएगा ना एम्फेटिक समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने बोर्ड पे या कॉपी में या एग्जाम की शीट में ये लिखकर पूछा जाए कि बताओ माई सेल्फ एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव, बताओ आवर सेल्स रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक, बताइए हर सेल्फ एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव, तो आप क्या मैं क्या भगवान भी इस चीज का जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आपने उसको सेंटेंस में यूज किया तो विद इन अ सेकेंड मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि ये रिफ्लेक्सिव है या फिर ये एम्फेटिक है। आइए उस चीज को समझिए कैसे। यहां पर मुझे क्या मिला, किल्ड मिला, ये सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब, मेन वर्ब जो होती है, हम अभी वर्ब से उसको इंडिकेट करेंगे। यहां पे हमें एक वर्ड मिला जो हम अभी अभी सीख के आए थे रिफ्लेक्सिव में कि सेल्फ जोड़ने पर और सेल्फ जोड़ने पर जिन शब्दों का निर्माण होगा वो क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव। सारे रिफ्लेक्सिव क्या कहलाते हैं, एम्फेटिक। अब या तो ये रिफ्लेक्सिव है या फिर ये एम्फेटिक है। देखिए जब इन शब्दों का प्रयोग किनका, सेल्फ वाले या सेल्व्स वाले, सेल्फ वाले या सेल्व्स वाले, जब इनका प्रयोग वर्ब के बाद, आफ्टर द वर्ब, कहां मिले, वर्ब के बाद। जब इनका प्रयोग कहां हो, वर्ब के बाद, सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो जब इनका प्रयोग वर्ब के बाद, वर्ब के बाद सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा तब हम इन्हें कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले ढूंढते हैं पहले कौन कौन से, जैसे हमने किस पे इंडिकेट किया, फोर्थ नंबर वाले पे आ जाओ। फोर्थ को हमने कहा कि ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कैसे, सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिली, यहां पर जाके हमें मिला और ये कहां आया, वर्ब के बाद, किस रूप में, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में, इसलिए हमने इसको भी क्या कह दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह दिया। लास्ट वाले क्या है, फिफ्थ सेंटेंस पे, सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिली, नाउन मिला, कंजक्शन मिला, वापस से वर्ब मिली, ये मिल गया, क्या मिला, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। कहां मिला, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद मिला, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में मिला। कहां मिला, वर्ब के बाद सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में मिला, तो हमने इसे क्या कह दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब कौन से सेंटेंस बच गए, दो बच गए कि सर इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन क्यों कहा। अब इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन क्यों कहा, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में आया जब, तो अपन ने इसको क्या बोल दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमें वापस से ढूंढा, ये क्या मिला, सब्जेक्ट, ये वो वर्ड मिला जो या तो रिफ्लेक्सिव है या फिर ये क्या है, एम्फेटिक है। यहां हमें डिड मिला, ये डिड कौन सा है, डू डिड डन वाला वर्ब है, वर्ब है ये जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन सके, मेन वर्ब। तो डिड मिला और लास्ट में हमें क्या मिला, इट, यानी सेंटेंस को पढ़ा तो आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट। अब हमें वर्ब कहां मिली, यहां मिली, ये वाला या तो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक वाला वर्ड हमें कहां मिला, वर्ब के बाद मिला या वर्ब के पहले मिला, वर्ब के पहले मिला। अब एक चीज सबसे बड़ी जो सीखने की है कि एम्फेटिक प्रोनाउन को पहचानने के लिए, ध्यान से सुन लीजिए, एम्फेटिक प्रोनाउन, ये राउंड कर दिया, ईपी का मतलब है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को पहचान करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक तो वो कहां हो, वर्ब से पहले, कहां हो, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले। दूसरी कंडीशन क्या हो कि वो अपने रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ में हो,
किसके साथ में हो? अपने रिलेटेड सब्जेक्ट का मतलब है संबंधित सब्जेक्ट। क्या मतलब है? संबंधित सब्जेक्ट। यानी जैसे माई का संबंधित सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। अब यहाँ पे हर सेल्फ होता तो संबंधित सब्जेक्ट क्या हुआ? शी। हिमसेल्फ होता तो ही। देमसेल्फ होता तो दे। अवर सेल्फ होता तो वी। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं संबंधित सब्जेक्ट। तो एम्फेटिक प्रोनाउन की दो शर्त हैं, दो कंडीशन के बेस पे किया जाता है। पहला, एक तो कहां होना चाहिए? वर्ब से पहले, और दूसरा अपने संबंधित सब्जेक्ट के साथ। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? एम्फेटिक प्रोनाउन। थर्ड सेंटेंस को डिस्कस किया, सब्जेक्ट आ गया पकड़ में, ये या तो रिफ्लेक्सिव है या फिर ये क्या है? एम्फेटिक। ये क्या मिली हमें? वापस से वर्ब मिली, यानी मेन वर्ब। ये क्या मिला? आर्टिकल। और ये क्या हो गया? नाउन। डोर कौन सा नाउन है? जल्दी से बताओ। कॉमन नाउन। नाउन में डिस्कस किया था ना हमने। डोर क्या है? कॉमन नाउन। अब ये हमें कहां मिला? वर्ब से पहले। क्या अपने संबंधित सब्जेक्ट के साथ में आ रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। देम का संबंधित सब्जेक्ट क्या हुआ? दे हुआ। एम्फेटिक प्रोनाउन की कितनी शर्तें हैं? दो। पहली क्या है? वर्ब से पहले। दूसरी क्या है? अपने संबंधित सब्जेक्ट के साथ। और दोनों पूरी हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउन। आई बात समझ में? यानी कि सिंगुलर के साथ सेल्फ जोड़ा, प्लूरल के साथ में सेल्फ जोड़ा, क्या बन गए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये हमने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक को डिस्कस किया। अब करते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को डिस्कस। आइए, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम डिस्कस करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन एक्चुअली क्या होता है? जब किसी प्रोनाउन को उच्चारित करने पर उसके जेंडर का पता ना चले कि सामने वाला स्त्री है या सामने वाला पुरुष है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन के एरर को समझने के लिए सबसे पहले जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड हैं, जो शब्द दिए गए हैं, जिससे हम सेंटेंस के अंदर इस चीज को पकड़ पाएंगे कि हाँ, ये सेंटेंस कहां से उठ के आया है? इंडेफिनिट प्रोनाउन का सेंटेंस है। उसके बाद में हम उस रूल को फॉलो करेंगे कि हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन की कौन से वाला रूल लगाना है एरर सॉल्व करने के लिए। तो आइए पहले हम उस वर्ड को डिस्कस करते हैं। वो सारे वर्ड मैं अभी सामने लिखता हूं, आप देखिए। तो ये 15 वर्ड मैंने आपके सामने लिखे। वन, ऑल, दे। सम से 3 बनते हैं, समथिंग, समवन, समबडी। एनी से 3 बनते हैं, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी। नो से 3 बनते हैं, नथिंग, नो वन, इसको नन भी बोल सकते हैं, एनो एनी भी लिख सकते हैं, नथिंग, नो वन, नोबडी। एवरी से 3 बनेंगे, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी। ये 15 वर्ड हमें ये बताएंगे ये वर्ड कहां से आया है? इंडेफिनिट प्रोनाउन से आया है। एरर आप कहां का पार्ट लगाओ? इंडेफिनिट प्रोनाउन का पार्ट लगाओ। तो आइए अब हम इसको सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। बस हमें एक बार ये वर्ड याद होने जरूरी है। जैसे एक बार इसको रिवाइज कर लो, वन, ऑल, दे, समथिंग, समवन, समबडी, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, नथिंग, नो वन, नोबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी। 4-5 बार इसको रिवाइज करोगे, इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद में इसके एरर के पार्ट पे मूव करते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन की एरर मैंने आपके सामने लिखी। सेंटेंस आया, एवरीवन शुड ओपन फिल इन द ब्लैंक्स बुक। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में बुक देखते ही दिमाग गया कि यार बुक तो कॉमन नाउन है। बुक कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का प्रयोग तो किसके साथ होता है? पॉजेसिव की फर्स्ट ब्रांच के साथ होता है। फिल इन द ब्लैंक्स भी उसके पहले दिया हुआ है। तो अब हमें ऑप्शन में किसको ढूंढना पड़ेगा? पॉजेसिव की फर्स्ट ब्रांच को। आइए अब यार ढूंढने चले तो एग्जामिनर ने तो क्या किया? यहाँ पे चारों ही ऑप्शन किसके दे दिए? पॉजेसिव प्रोनाउन की फर्स्ट ब्रांच के दे दिए। अब प्रॉब्लम ये हो गई, जब तक हम इन एक एक को क्लियर नहीं कर पाए कि कौन सा किसके लिए यूज होता है, तब तक हम इस एरर का जवाब नहीं दे सकते। अब पता कैसे लगाएं? देखिए यहां पर हमें क्या मिला? एवरीवन मिला। एवरीवन ने हमें ये बता दिया कि भैया ये सेंटेंस किसका है? इंडेफिनिट प्रोनाउन का। कैसे पता लगा? वर्ड पढ़े थे ना अपन ने, वन, ऑल, दे, समथिंग, समवन, समबडी, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, नथिंग, नो वन, नोबडी, और एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी। पढ़े थे?
तो उन वर्ड्स में से ये एक वर्ड आया और एक वर्ड उन 15 वर्ड में था, और वो 15 वर्ड किसके थे? इंडेफिनिट प्रोनाउन के। यानी इसने ये तो क्लियर कर दिया कि सेंटेंस कौन से प्रोनाउन का है? इंडेफिनिट प्रोनाउन का। अब इनमें से कौन सा सही है इसको देखने के लिए क्या करें? तो भैया बुक ओपन कौन कर सकता है? हर कर सकती है क्या बुक ओपन? कोई भी स्त्री बुक ओपन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन हम अभी 100% श्योर होके नहीं कह सकते क्योंकि और 3 ऑप्शन बाकी हैं। इट्स की बात करने चले तो यार विज्ञान की अगर मैं बात करूं, साइंस की बात करूं, तो साइंस जानवरों को और पेड़ पौधों को सजीव मानता है। अंग्रेज कहता है कि मेरे लिए जानवर, हम तो देखिए रात में चौकीदारी करवाने के लिए डॉग पालते हैं, जबकि अंग्रेज क्या है उन्हें सिर्फ खेलने के लिए, उनके साथ खेलता है, उनके साथ मस्ती करता है, इसलिए वो जानवरों को पालता है। इट्स की बात करेंगे सर, इट्स तो जानवरों के लिए आता है, निर्जीव के लिए आता है? बिल्कुल आता है। क्या जानवर या निर्जीव बुक को ओपन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। पिक्चराइजेशन की मूवीज में दिखाई हुई चीजों के ऊपर ग्रामर नहीं चलती है, ग्रामर का अपना एक वे है। बुक हमेशा सिर्फ कौन ओपन कर सकता है? जो सजीव है, हमारे जैसा दिखने वाला इंसान, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वही बुक को ओपन कर सकता है। तो इट्स इसलिए यहां से कट गया क्योंकि ये किसके लिए यूज आता है? निर्जीव के लिए, जानवरों के लिए। और निर्जीव या जानवर, भाई जानवरों को भी न्यूट्रल माना गया है, तो पेड़ पौधों की बात करें या जानवरों की बात करें, वो बुक को ओपन नहीं कर सकते हैं। इसको डिस्कस करने चले तो यस, हिज बुक को ओपन कर सकता है, यानी पुरुष, इसका मतलब क्या हो गया? पुरुष हो गया। और पुरुष बुक को क्या कर सकता है? ओपन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हर भी ओपन कर सकती है, हिज भी, तो अभी तक हम इसको फाइनलाइज नहीं कर सकते। देयर की बात करने चले तो यहाँ पर हमारी निगाह गई, यहाँ बात कितनों की हो रही है? एक की। बोला नहीं सर आपने तो एवरीवन लिखा है, एवरीवन का मतलब तो प्रत्येक होता है। बिल्कुल होता है एवरीवन का मतलब प्रत्येक। अगर आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा है, आप किसी को कोई चीज सर्व कर रहे हैं, कोई फूड आइटम, मान लीजिए आप आइसक्रीम सर्व कर रहे हैं, और मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक की बाउल में आप आइसक्रीम डाल दीजिए, प्रत्येक की बाउल में या प्रत्येक की प्लेट में आप आइसक्रीम पहुंचा दीजिए, तो आप शक्तिमान तो है नहीं हैं, या आपके पास शकला का बूम बूम की पेंसिल तो है नहीं कि आप आपने स्केच बनाया या आपने स्कूप लिया और उसको फेंका और एक साथ सबके बाउल के अंदर या सबकी प्लेट के अंदर आइसक्रीम पहुंच गई। आप सभी को देंगे, वहां बैठे हुए 50 जने, 100 जने, 500 जने, सबको वो आइसक्रीम पहुंचेगी, लेकिन एक बार में वो एक स्कूप कितनी प्लेट में जाएगा? एक ही प्लेट में जाएगा। यानी एवरीवन का मतलब प्रत्येक है, लेकिन उसमें क्या छुपा हुआ है? हर एक। हर एक, जैसे हर एक का मतलब एक आया, फिर उसके बाद वो वापस रिपीट होगा, फिर उसके बाद वो वापस रिपीट होगा, यानी देयर भी यहां से कट गया, क्योंकि देयर का प्रयोग एक से ज्यादा के लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है। अब हमारे पास सिर्फ 2 चीजें बची, एक तो हर बचा और एक हिज बचा। अब दोनों में समस्या क्या आई कि अगर इसका ऑप्शन राइट करते हैं तो ये नाराज, और इसको करते हैं तो ये नाराज। तो अंग्रेज ने एक नियम यहां पर बनाया ग्रामर के लिए कि व्हेन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, ऑलवेज यूज एज ए मैस्कुलाइन। क्या मतलब? जब आप स्त्री और पुरुष का स्पष्ट ना कर पाओ, क्या एवरीवन बोलने से, क्या मैंने आपको बोला प्रत्येक की बाउल में आइसक्रीम डाल दो, तो आपको मैंने ये थोड़ी बोला कि मैन के में डालो या वुमन के में डालो। प्रत्येक का मतलब जो भी बैठा है, हर इंसान। तो उसने कहा कि जब स्त्री और पुरुष का आप स्पष्ट ना कर पाओ तो हमेशा हमेशा याद कर लेना इस चीज को, जब भी when you cannot identify whether it is a feminine or masculine, always use as a masculine। हमेशा क्या मानकर व्यवहार करेंगे? पुरुष मानकर व्यवहार किया जाएगा, यानी राइट आंसर इज हिज। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हिज का, और उसके बाद हमारे ये सेंटेंस क्लियर होगा। आई बात यहां पे समझ में? अब क्या है, हमने 15 वर्ड जो पढ़े थे उनमें से 14 वर्ड के ऊपर यही रूल अप्लाई होगा कि जब आप स्त्री और पुरुष का स्पष्ट ना कर पाएंगे, when you cannot identify whether it is feminine or masculine, always use as a masculine। लेकिन उसमें से एक वर्ड को अगर मैं निकाल दूं, ONE1, इसके लिए पर्टिकुलर अपना एक नियम चलता है। तो आइए उस नियम को डिस्कस करते हैं कि वन के लिए ग्रामर ने क्या नियम बनाया। तो अब उस एक वर्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं,
हमने जो 15 वर्ड पढ़े थे उसमें से हमने एक को अलग उठा लिया, उन 14 के ऊपर वही रूल अप्लाई होगा, लेकिन एक के ऊपर रूल अप्लाई नहीं होगा। एक बार इस सेंटेंस में फटाफट से मुझे गलती बता दीजिए। देखिए इस सेंटेंस के अगर गलती निकालने चला तो यहां पर मिली और दूसरी मुझे मिली यहां पर। सेंटेंस में एक एरर नहीं, मैंने 2 एरर करके उसको लिखा है। यहां पर देखिए कौन सा है ये, ड्यूटी क्या हुआ, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले क्या आता है, पजेसिव प्रोनाउन की फर्स्ट ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच इसने बता दिया कि मैं फर्स्ट ब्रांच हूं, लेकिन भैया यहां क्या बैठा है, वन बैठा है। वन के लिए ग्रामर ने रूल बनाया कि यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन वन किसी वाक्य का सब्जेक्ट बने, क्या बने, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनना चाहिए, ये सब्जेक्ट बनने पर अप्लाई होगा। इसने कहा वन अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा तो पजेसिव के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, वंस। क्या लिखना पड़ेगा, वंस। और रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब सिंगुलर के साथ सेल्फ अभी बताया था, और प्लूरल के साथ सेल्व्स। तो वन सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है तो वन के साथ में क्या जोड़ा हमने, सेल्फ जोड़ा, क्या बन गया, वन सेल्फ। फिर सुन लीजिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो पजेसिव के लिए हमेशा क्या काम में आएगा, वंस। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या काम में आएगा, वन सेल्फ। बोलो सर आपने तो कहा था कि 15 वर्ड आएंगे तो पुरुष मान के व्यवहार करना है, मैस्कुलाइन मान के ट्रीट करना है, कहा था, लेकिन मैंने ये भी आपको बताया कि 14 वर्ड के ऊपर वही रूल अप्लाई होगा, लेकिन एक वर्ड वो कौन सा है, वन। अगर वन किसी वाक्य का सब्जेक्ट बन गया तो वहां पर पुरुष वाला नियम लागू नहीं होगा, वहां पर पुरुष वाला नियम लागू नहीं होगा। पजेसिव के लिए क्या काम में लेना पड़ेगा, वंस। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या काम में लेना पड़ेगा, वंस है। आई बात समझ में? तो बच्चों आज का हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।